जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल आशीष ऑनलाइन क्लासेस में। केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर था वो पूरी तरह ख़त्म हो गया है। अब उसका हम लोग अलग अलग पार्ट में ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव है ये पहला चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें हम लोग लगभग 10 ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। फिर नेक्स्ट इसी वीडियो में देख लेंगे कि और भी ऑब्जेक्टिव जितना होगा बारी बारी हम एक एक चीज़ को पढ़ा देंगे। और उम्मीद ये रखिए कि यहाँ से एकदम 100% गारंटी है कि ये आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा 2027 वाला बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। चीनी का पूछ रहा है, तो चीनी का हम बताए थे यहाँ पर कि C12H22 और O11 यानी कि C12H22O11। अब एक चीज में कंफ्यूजन होता है, चीनी का सूत्र तो ये हो गया, अब ग्लूकोज का एगो पूछ लेता है। तो आप ग्लूकोज का सूत्र याद रखिएगा C6H12O6। ये सूत्र हो जाता है किसका, ग्लूकोज का, यानी कि 6-12-6 आप याद रखिएगा। क्लियर होगा, बढ़े आगे। तो ये जो अभी सूत्र लिखा हुआ है ये है आपको चीनी का, ये जो हम लिखे थे ये है ग्लूकोज का। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। केमिस्ट्री का जो ये सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र सब इनको याद रखना एकदम जरूरी है। आप देख लीजिए पिछला साल का क्वेश्चन उठा करके, ये 2026 में जो एग्जाम हुआ है इसमें पूछा गया है या नहीं पूछा गया है। देखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका होता है H2SO4। क्या होता है, H2SO4। अगला क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है भूरा। कैसा होता है, भूरा। दूसरा देखिए, खड़िया, चूना पत्थर या संगमरमर एक ही पदार्थ का अलग अलग नाम है, सूत्र सेम ही होगा। अब इसका देखिए, खड़िया, चूना पत्थर या संगमरमर, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। याद रखिएगा, तीनों का सूत्र सेम हो जाएगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6। अभी हम तुरंत लिख के भी बता दिए थे। दूसरा है कली चूना, या इसी को कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। तो एक होता है बुझा हुआ चूना, एक होता है बिना बुझा हुआ चूना। तो यहाँ देख लीजिए, कली चूना या बिना बुझा हुआ चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अगला है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। हम बताए थे यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो हम लोग जो सांस छोड़ते हैं यानी कि CO2, और पेड़ पौधा CO2 अगर ग्रहण नहीं करेगा तो हम लोग का दम घुटन कारण मृत्यु हो सकती है। इसीलिए प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन बना के रखता है वो कौन रखता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अगला है समीकरण CaCO3 उष्मा, ये अभिक्रिया करके ये किस प्रकार का अभिक्रिया हो रहा है। अब इसमें देखिए वियोजन या अपघटन। वियोजन अभिक्रिया में क्या बताए थे हम आपको, जब कोई बड़ा सा यौगिक छोटे छोटे यौगिक या तत्व में खंडित होकर के अलग हो जाते हैं उसी को कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन में देख लीजिए CaCO3 यहाँ इतना बड़ा है, इसको तोड़ करके Ca अलग हो गया, CaO अलग हो गया, CO2 अलग हो गया। ये जो अलग अलग टूट गया इसी को कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसको, वियोजन या अपघटन। क्लियर होगा। अगला देखिए, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो इसका होता है श्वेत यानी कि उजला। उसके बाद सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो ये होता है पीला। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, बढ़े आगे चलिए। तो इसमें हम लोग देखते हैं, उसमें जहां तक पढ़ लिए थे 10 क्वेश्चन लगभग हम लोग कर लिए थे ऑब्जेक्टिव में। अब 11वां क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कहता है कि समीकरण 2Cu + O2 अभिक्रिया करके 2Cu में क्या हो रहा है, मतलब इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रहा है। आपको हम बताए थे, याद कीजिए, जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको कहते हैं ऑक्सीकरण, और जब ऑक्सीजन अलग होता है तो उसको कहते हैं अवकरण। बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर देखिए Cu अलग था और ऑक्सीजन क्या था, अलग था। अभिक्रिया करने के बाद ये CuO बन गया, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि कॉपर में आके ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ गया। क्या हो गया, जुड़ गया। तो इसीलिए क्या हो गया, कॉपर का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। क्या हो, कॉपर का ऑक्सीकरण। कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन ऑक्सीकारक और अवकारक है। अब समझिए ऑक्सीकारक मतलब क्या होता है। ऑक्सीकारक का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, और अवकारक का मतलब होता है ऑक्सीजन का अलग होना या हाइड्रोजन का जुड़ना। कोई दिक्कत। यहाँ देख लीजिए, ऑक्सीकारक मतलब हो गया O2 यानी कि ऑक्सीजन, और अवकारक का मतलब होता है हाइड्रोजन यानी कि H2। ऑक्सीकारक में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन अलग होता है, और अवकारक में ऑक्सीजन अलग होता है, हाइड्रोजन क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। क्लियर हो गया। ऑक्सीकारक O2 को बोलेंगे और अवकारक किसको बोलेंगे, H2 को। कोई दिक्कत। चलिए, CuO + H2 अभिक्रिया करके Cu + H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें आपको पता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है। रेडॉक्स अभिक्रिया बताए थे आपको, थ्योरी पढ़ाए थे कि जब
उपचयन और अपचयन दोनों, यानी कि ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों साथ साथ होता है, इस प्रकार का अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया हम लोग कहते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन भी है और क्या है, ऑक्सीजन भी है। तो ये दोनों क्रिया साथ साथ, यहाँ देखिए ऑक्सीजन जुड़ रहा है यहाँ आकर के। इस प्रकार का अभिक्रिया जो उसको बोलेंगे हम लोग कौन सा अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्लियर होगा। चलिए अगला हो जाएगा, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। अब समझिए साग सब्जी का विघटित मतलब क्या होता है। जैसे बाजार उजार में देखे होंगे आप कि जब पूरा का पूरा बाजार शाम के समय में खत्म हो जाते हैं, तो सड़े गले कुछ साग सब्जी को क्या किया जाता है, सड़क किनारे या किसी नाला में या किसी गड्ढा में फेंक दिया जाता है। और जिस समय जहां पर डेली वो सब्जी फेंका जाता है, आप जब उस रास्ते से गुजरते होंगे तो एक बहुत खुशबूदार सेंट आता होगा आप लोग को। नहीं, खुशबूदार सेंट नहीं, वो बहुत ज्यादा बदबूदार महक आता है वहां से, जो कि बहुत बेकार टाइप का लगता है, क्योंकि वो साग सब्जी क्या हो रहा है, वहां पर सड़ गल रहा है। उसी को कहते हैं सर विघटित होकर कंपोस्ट बनना। ठीक, अब इसमें कौन सी अभिक्रिया होगा, तो आप बताइए, उसमें से उष्मा बाहर निकल रही है या उष्मा अंदर जा रही है। आपका कहना होगा कि सर उसमें से बाहर निकल रही है उष्मा, इसलिए हम लोग को वो महक देता है। अगर नहीं निकलता तो नहीं महकता वो, इसीलिए इसको बोलेंगे कौन सी अभिक्रिया हो रही है, उष्माक्षेपी। और उष्माक्षेपी अभिक्रिया आपको हम थ्योरी में पढ़ाए हैं। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो जाकर केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर अच्छी तरह से हम एक एक पॉइंट को लिख करके पढ़ा दिए। आप थ्योरी को आसानी से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। क्लियर होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, साग सब्जी का विघटित होकर कौन सी अभिक्रिया है, ये उष्माक्षेपी। कुछ यहाँ पर पॉइंट है, जैसे आपसे पूछेगा श्वसन में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो श्वसन मतलब सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना। तो इसमें आप देखिएगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब कहिएगा सर उष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्यों, उष्माशोषी क्यों नहीं है, अंदर भी तो लेते हैं बाहर ही तो नहीं छोड़ते हैं। तो समझिए, यहाँ पर आप अंदर लेते हैं और जब छोड़ते हैं तो ये अभिक्रिया श्वसन कहलाती है। सांस अंदर लेना और अंदर बाहर छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन। अब श्वसन होता है, इसका मतलब ये हुआ कि सांस अंदर लेते भी हैं बाहर छोड़ते भी, लेकिन आप जब देखिएगा दौड़िएगा कहीं पर, तो सांस तेजी तेजी में जब अंदर लीजिएगा और बाहर छोड़िएगा तो आपको गर्मी एहसास होगा, चाहे वो ठंडी हो या गर्मी, लेकिन आपको लगेगा क्या, गर्मी। क्या लगने लगता है, गर्मी। इसका मतलब है कि उष्मा बाहर निकल रही है, इसीलिए श्वसन कौन अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी। समझ रहे होंगे। अगला देखिए, भोजन का पचना ये उपचयन अभिक्रिया है। अब उपचयन अभिक्रिया में क्या बताए थे हम, ये जो उपचयन अभिक्रिया, इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है तो इसको उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे भोजन का पचना में कहिएगा उपचयन अभिक्रिया कैसे है, आप भोजन कर लीजिए, कुछ ऐसी जगह पे आप जाइए जहां भीड़ भाड़ वाला एरिया हो, जहां आपको खड़े होने में दिक्कत हो, आपका पेट दबा रहा हो और आपको भोजन अच्छी तरह नहीं पचेगा, आप सांस नहीं लीजिएगा, भोजन अच्छी तरह नहीं पचेगा, इसलिए भोजन नहीं पचेगा तो वो वहां पर भोजन नहीं पचता है, ढका गंदा गंदा होने लगता है। इसलिए भोजन के पचने के लिए भी हमको ऑक्सीजन चाहिए, और जहां ऑक्सीजन होता है वो उपचयन कहलाता है। तो भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। समझ रहे होंगे। अगला देखिए, दूध से दही बनना। दूध से जब दही बन जाता है तो इसको कहते हैं किण्वन क्रिया। किसके क्रिया द्वारा, किण्वन क्रिया के द्वारा। तीनों याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, उपचयन वह प्रक्रिया है, उपचयन किसको कहते हैं, थ्योरी में हम पढ़ाए होंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा और समझ लीजिए। उपचयन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें सबसे पहली बात, उपचयन का मतलब बोले थे ऑक्सीजन का जुड़ना। तो जहां ऑक्सीजन जाएगा वहां क्या बोले थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में दोनों में एकदम क्या कहते हैं, गाँव घर में कहा जाता है ससुर, सॉरी भैंसुर, और क्या कहते हैं, भावों वाला रिश्ता है। जहां ऑक्सीजन का योग वहां हाइड्रोजन का वियोग, हम याद रखने के लिए आपको बता रहे हैं। जहां हाइड्रोजन का योग ऑक्सीजन का वियोग, जहां ऑक्सीजन का योग वहां हाइड्रोजन का वियोग। तो उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो यहाँ लिखा दिया ऑक्सीजन का क्या होता है, योग, हाइड्रोजन का क्या होगा, वियोग। और आगे देख लीजिएगा इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन भी इसमें से बाहर चल जाता है। तो यही इसी क्रिया को हम लोग उपचयन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, Na2SO4, दो यहाँ पर लिए हैं, एक है Na2 और दूसरा है SO4। यहाँ देखिएगा Na2 है और एक क्या है, SO4 है। इसमें देखिए Ba है, Cl2 है। क्लियर है। अब जब ये अभिक्रिया करता है तो ये Cl जो अभी Ba के साथ है, ई इसको लात मार के चल जाता है दूसरा के साथ। किसके साथ, Cl चल जाता है Na के साथ। अब जो ये BaCl के साथ था, ये SO4 इसको छोड़ करके चला था किसके पास, Ba के पास। उदाहरण के तौर पे हम आपको एकल विस्थापन अभिक्रिया जब पढ़ा रहे थे, द्विविस्थापन थ्योरी में नहीं लिखा है, यहीं से आपको समझा देते द्विविस्थापन क्या होता है। आप एकदम देखने में बढ़िया नहीं है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, कोई अपने आप पे नहीं लीजिएगा, आप अपने घर में एक अच्छी, आपका पैसा वैसा दे करके अच्छी बीवी आ गई, आपका दोस्त भी
वो बढ़िया है देखने में। पता नहीं उसका पिताजी खचरपनी करता था, उसका पिताजी शादी कर दिया कोनो काली कलयुटी से। अब दोनों मित्र आपस में जाते आते रहते हैं। अब क्या बोला है कि दोस्त अपना लोग बदला कर लो, इसका बीवी तुम रख लो, वो अपना बीवी हमको दे दो। बदला बदली कर लिया दोनों। तो बदला इसमें दोनों क्या है, तो दोनों को फायदा होगा या घाटा दोनों को होगा। तो इस प्रकार का जब अभिक्रिया होता है तो उसको बोलेंगे हम लोग कौन सा अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। वही बात यहाँ हुआ था। यहाँ देखिए Na और ये Ba, तो Ba के साथ कौन था, Cl। तो Ba देखिए Cl को छोड़ दिया, पकड़ लिया किसको, Na को, मतलब इसको SO4 को, SO4 हो गया। अब ये Na SO4 के साथ था, Na चला है किसके साथ, Cl के साथ। तो इस प्रकार का अभिक्रिया में दोनों अदला बदली करता है। तो पूछेंगे कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, तो बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। समझ रहे होंगे। चलिए अगला देखिए, अगला कड़ा है Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें देखिए एक आदमी लतिया खा रहा है, एक आदमी लात खा रहा है, मार खा रहा है। एक आदमी कैसे, Zn बेचारा अकेला है, कमाने में लगा हुआ, फुल पैसा कमा रहा है, कोई इधर उधर वाला बात नहीं। लेकिन Cu अभी लचर पचर करने में लगा हुआ है। मतलब ये हुआ SO4 के साथ अभी इसका चल रहा है। लेकिन जैसे ही अमीर बना, SO4 देखा है वो, चलो अब Cu को त्यागते हैं, चलते हैं उसके पास। या वैसे भी याद रख सकते हैं, कॉपर का परमाणु संख्या 29 होता है, जिंक का 30 होता है, तो बड़ा तो जिंक है। ये बेचारा को क्या कर दिया, लात मार के सेट कर दिया। SO4 किसके साथ चल गया, Zn के साथ। समझ रहे होंगे। अब जो यहाँ पर लात खाया कौन, Cu, सिंगल आदमी। Zn को तो फायदा हो गया, इधर परमाणु संख्या भी ज्यादा है, पैसा भी ज्यादा आ गया, इसके बाद SO4 साथ चल आई, तो इन दोनों में मतलब अपना मजबूती हो गया। तो ये जो एगो लात खाया है कौन, Cu, तो इसीलिए यह जो रासायनिक अभिक्रिया होगा ये होगा एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल मतलब एक, विस्थापन मतलब अलग होना, अभिक्रिया मतलब रासायनिक अभिक्रिया जो हो रहा है। तो इसमें एगो खाया इसीलिए बोलेंगे इसको एकल, इसमें दूगो था इसीलिए बोलेंगे द्विविस्थापन। क्लियर है। चलिए अगला देखिए क्या कहता है, CaO प्लस H2 अभिक्रिया करके Ca इंटू H2 किस प्रकार का अभिक्रिया है। इसमें देखिए आप CaO प्लस H2O, CaO अलग है, H2O अलग है, दोनों मिल के Ca इंटू H का होल 2 आपस में आकर यहाँ मिल गया है। जब इस प्रकार का अभिक्रिया कई तत्व मिलकर या कई यौगिक मिलकर के नए यौगिक का निर्माण करता है, बताए तो आपको हम इसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। उम्मीद करते हैं क्लियर समझ में आ गया होगा। आज ये वीडियो पूरा का पूरा 1 से लेके 18 नंबर ऑब्जेक्टिव तक अपलोड हो जाएगा। जो नहीं देखे हैं आप थ्योरी भी जाके पढ़ सकते हो वहाँ पे। और कुछ वॉइस प्रॉब्लम, कुछ लाइट प्रॉब्लम होते रहती है, थोड़ा आप लोग इसको मैनेज कीजिएगा। हम लास्ट में इनका अच्छी तरह से फोटो लगा देते हैं, आप लोग लास्ट में देख लिया कीजिएगा पूरा अच्छी तरह से। और लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। और ये पूरा का पूरा अगर समझने में कहीं आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो जरूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।